Hey everybody, we are starting today a session on Living World, but उससे पहले मैं एक थोड़ा सा introduction आपको देना चाहूँगी and we are starting a new channel जिस पे आप लोग Unacademy पे आप देख सकते हो and that is Carpe Diem. Okay, Carpe Diem NEET. Carpe Diem means seize the day. तो आपको जो opportunity मिल रही है NEET crack करने की, we are going to provide you all the options that you need to pay attention to, जिससे आपका ज़्यादा आसान हो जाएगा NEET को crack करना. दूसरी एक अच्छी बात इस चैनल की एक और है दैट ऑल द एजुकेटर्स ऑन दिस चैनल आर गोइंग टू बी विमेन एजुकेटर्स, right? So physics, chemistry, maths, physics, chemistry, botany and zoology, everything is going to be taught by all your female educators, right? Today we are starting with living world. छोटा सा पोर्शन करेंगे. वैसे ही ये चैप्टर इज अ वेरी टाइनी लिटिल चैप्टर, बहुत छोटा मोटा चैप्टर है. ज़्यादा क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं. वी गेट अराउंड जैसे एक या दो क्वेश्चन एवरी ईयर. तो आज हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे. फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड हाफ ऑफ द चैप्टर टुडे एंड द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन, बट उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू myself. So I am Komal Yadav and I will be taking all your botany lectures. I have a teaching experience of more than 5 years now. MSc botany किया है. Botany से पढ़ते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया बॉटनी. ठीक है, चलो. So this is all about me and welcome and yeah, let's get started. छोटा सा point about Unacademy subscriptions. Unacademy subscriptions अगर आप लेते हो तो you go for live classes. आपको नॉर्मल जैसे क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है वैसे आपको क्लासरूम एक्सपीरियंस मिलेगा. लाइव क्लासेस हैं जिसमें आप एजुकेटर जो आपके टीचर हैं उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो. देयर आर लाइव पोल्स, देयर आर लीडर बोर्ड्स. तो कंटिन्यूसली आपको पता चलता रहता है कहाँ स्टैंड करते हो क्लास में. टेस्ट सीरीज हैं, एनालिसिस है उनका, एंड देन फाइनली डाउट क्लियरिंग. तो अगर कोई एग्जाम हुआ, कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं हो पा रहे हैं तो दे आर ऑल्सो वेरी मच क्लियर. ठीक, बढ़िया. बेस्ट एजुकेटर्स, वी विल ट्राई आवर बेस्ट. वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू बेस्ट ऑफ द टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जो आपको सही तरीके से आपके एग्जाम के लिए गाइड कर सके. ठीक है. आज क्या कर रहे हैं हम? आज हम पढ़ रहे हैं लिविंग वर्ल्ड. अब लिविंग वर्ल्ड जैसा चैप्टर जिसको थोड़े कम क्लासेस चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको थोड़ा डिटेल एक्स्ट्रा चाहिए, है ना. तो इट इज़ बेटर दैट यू गेट एनरोल्ड इन अ प्रॉपर क्लासरूम सेशन. तो अगर आपका वो करने का मन है तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है. ठीक है. ऐप आप इंस्टॉल करते हो, उसके बाद यू गेट एन ऑप्शन वहाँ पे प्लस का. अब प्लस पे जाओ, प्लस पे क्लिक करोगे, वो पूछेगा आपसे कौन से वाले कोर्स के लिए आपको एनरोल करना है. यू गो फॉर नीट यूजी, दैट इज अंडर ग्रेजुएशन. गेट सब्सक्रिप्शन. दो ऑप्शन आते हैं नीचे, ये वाले दो ऑप्शन आएंगे. ठीक है. अरे बाबा रे. ओके, दीज टू ऑप्शंस वी हैव, राइट. वन इज फॉर 12 months, द अदर वन इज फॉर 24 months. तो मतलब 1 साल और 2 साल का सब्सक्रिप्शन, डिपेंडिंग ऑन योर नीड. आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे सब्सक्राइब करो. यू कैन यूज द कूपन कोड लाइक कोमल लाइव. ठीक है. सो आई गेट टू नो हु मेड अ सब्सक्रिप्शन ऑन माई नेम. नाउ दिस इज ऑसम. यू गो फॉर योर फाइनल पेमेंट एंड दैट्स डन. ठीक है. तो इतना सा काम है, छोटा सा काम है. कोशिश करो कि एटलीस्ट गो एंड सी व्हाट ऑल ऑप्शंस यू हैव. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस देयर, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर. नाउ आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड. पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, थोड़ा सा पार्ट करेंगे उसका, जैसे कि मैंने आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू बता दिया यहाँ. ठीक. अब इस ओवरव्यू में आपको क्या दिख रहा है कि चैप्टर में 4 पार्ट्स हैं. व्हाट इज लिविंग, नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी और टैक्सोनॉमिकल एज जिनकी हम बात करते हैं. आज के चैप्टर में हम पहले वाले 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, दैट इज व्हाट इज लिविंग एंड नॉमेनक्लेचर. ठीक है, ये वाले 2, ताकि एक बारी में बर्डन ना लगे. और ये ना मेरा आपको एक जस्ट दिस इज अ वेरी नाइस टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव टू यू फॉर दिस एंटायर सेशन. हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के लिए मान लो. ठीक है. सो इट्स द टिप ऑफ द डे, एंड द टिप ऑफ द डे हियर इज कि कोई भी चैप्टर चाहे वो बहुत ही छोटा क्यों ना हो, नेवर सिट इन अ गो. मतलब एक बारी में मत खत्म करो. हमेशा उस चैप्टर को कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हो तो पहला वाला खुद ब खुद रिवाइज हो जाए. राइट. यू गेट टू रिवाइज इट वेरी वेरी इजिली. और होता ही है. आप ऑब्वियसली बिल्कुल सेकेंड पार्ट स्टार्ट करो, पहला वाला पढ़ोगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है. अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना है बच्चा दैट यू कैन गो फॉर पूरा डिटेल एक बारी में, तो वेरी 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 गुड. अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज डिवाइड इट इनटू पार्ट्स. ठीक. चलो,
लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज लिविंग। अब एनसीईआरटी की बात करें तो 4 पैरामीटर्स लिए हैं और उसके बेसिस पे बोला है कि ये 4 पैरामीटर्स पे हम जज करेंगे वेदर ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, व्हाट आर दोज? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। अब इन दोनों चैप्टर्स की जब इन चारों के चारों पैरामीटर्स की मैं बात करती हूँ, इन सारे पैरामीटर्स वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. Okay, so 2 type of features we are calling. One is known as fundamental feature. ठीक, इसको हम फंडामेंटल फीचर बोलते हैं. और we call something as a defining feature. ठीक है, दूसरा हो जाता है ये. अब आई बात कि किसको मैं फंडामेंटल बोलूं और किसको मैं डिफाइनिंग बोलूं. सो फंडामेंटल फीचर वो फंडामेंटल फीचर होगा जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दिखता तो है, बट देयर कुड बी सम एक्सेप्शंस टू इट. ठीक है, या तो हो सकता है कि लिविंग चीज में वो कैरेक्टर नहीं दिख रहा है शायद, या किसी नॉन लिविंग चीज में दिख रहा है. ठीक है, बट ओवरऑल अगर देखूं तो ब्रॉडली इट इज प्रेजेंट इन लिविंग, बट देयर आर सम छोटा मोटा एक्सेप्शंस टू इट. तो उसको क्या बोला? फंडामेंटल. डिफाइनिंग फीचर वो जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन एट ऑल. ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन एट ऑल. ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही दिखेगा. ठीक है, तो जो आपको 4 पैरामीटर्स दिख रहे हैं उनमें से मैं आपको अभी बता देती हूँ, एक्सेप्शंस लेते चलेंगे. ये दोनों फंडामेंटल फीचर हैं और ये दोनों डिफाइनिंग फीचर हैं. व्हाई सो? चल देखते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं पहले. नाउ व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम और सरफेस एरिया. ठीक है, या हाइट, वेट. वो एक ग्रोथ एक पैटर्न है. ठीक है, एक इंक्रीज है. अब इट इज अ फंडामेंटल फीचर, मतलब इसमें कोई ना कोई एक्सेप्शन आएगा. हम उसके टाइप्स में आने के बाद देखते हैं. एनसीईआरटी में पहले पेज पे ही बेटा, एनसीईआरटी तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. चाहो तो क्लास में लेके बैठो साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, किसी को भी. ठीक है, इनफैक्ट अगर नहीं लेके बैठ रहे हो एनसीईआरटी साथ तो प्रॉब्लम है. एनसीईआरटी और एक पेंसिल हमेशा साथ. ठीक, twin components of growth. Now, twin components of growth is increase in mass and increase in number. ठीक है, increase in mass and increase in number. इसको मेजर पैरामीटर्स में गिना गया है ग्रोथ के, कि या तो मास इंक्रीज हो रहा होगा. ठीक है, वॉल्यूम, साइज, सरफेस एरिया सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, और दूसरा नंबर इंक्रीज हो रहा है. These are twin components of growth. Now, ग्रोथ इज ऑफ 2 टाइप, 2 तरीके का होता है. एक इंटरनल ग्रोथ होता है, एक एक्सटर्नल ग्रोथ होता है. इंटरनल ग्रोथ इज मतलब अंदर से ग्रोथ हो रहा है. जैसे आप लोगों की जब हाइट बढ़ी थी, है ना, जब आपकी हाइट बढ़ी तो आप इंटरनली ग्रो किए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बाहर से हील्स पहन लिए इसलिए आपकी हाइट बढ़ गई, नहीं. यू हैव ग्रोन इंटरनली, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक ग्रोथ. दिस इज इंटरनल ग्रोथ. ठीक है बच्चे, एक्सट्रिंसिक होता है एक्सटर्नल. एक्सटर्नल ग्रोथ. अब आप ध्यान से देखो इस चीज को. इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलता है. एनीथिंग विच इज लिविंग विल ग्रो फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, डेड चीजें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कर सकती हैं, जैसे कि स्नो माउंटेन्स. स्नो ज्यादा गिरी, हाइट बढ़ गई. ठीक है, कम पिघली तो हाइट कम हो गई. देयर इज अ लेयर ऑफ डस्ट, पूरा अच्छा खासा इतना मोटा लेयर आपके डेस्क के ऊपर आ जाए डस्ट का, हाइट बढ़ गई. सैंड ड्यून्स, इतना हुआ और थोड़ी मिट्टी आई और थोड़ा हाइट बढ़ गया. दिस इज समथिंग बीइंग एडेड फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से कोई चीज ऐड हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ. अब देखो आप खुद, ग्रोथ में 2 चीजें आई, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक. एक्सट्रिंसिक नॉन लिविंग भी शो करते हैं, तो मतलब एक्सेप्शन तो आया ना ग्रोथ में. दैट इज वाई ग्रोथ इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फीचर. लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे फ्रेम कर दूं कि इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है,
Is intrinsic growth a fundamental feature or a defining feature? Then I will say that intrinsic growth, अरे किधर गया कर्सर, हाँ, is a defining feature. क्यों बोला ऐसा? क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ का कोई एक्सेप्शन नहीं है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो इंटरनल ग्रोथ, और कोई भी नॉन लिविंग चीज इंटरनल ग्रोथ नहीं शो करती. सो एज सिंपल एज दैट. सुपर डुपर सिंपल. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन अगेन बीइंग अ फंडामेंटल फीचर, लेकिन पहले समझो व्हाट इज रिप्रोडक्शन. बेसिकली गिविंग राइज टू नेक्स्ट प्रोजेनी या ऑफस्प्रिंग. अपने जैसे एक ऑर्गेनिज्म, सिमिलर और मे बी आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म को बनाना. ठीक, अब देखो यहाँ पे दो तरीके के रिप्रोडक्शन इज देयर, वी आर वेरी मच अवेयर, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वी हैव आइदर सिंगल पेरेंट, तो ये यूनिपेरेंटल हो सकता है, या फिर इट कैन ऑल्सो बी बाइपेरेंटल, दो पेरेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, यूनिपेरेंटल और बाइपेरेंटल. बट sexual reproduction is very complex and slow and elaborate, लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज लेके आता है अपने साथ, एंड दैट इज जेनेटिक वेरिएबिलिटी. एक नया कॉम्बिनेशन बनाने की कैपेसिटी रखता है. एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन नए एनवायरनमेंट को ज़्यादा अडेप्ट होते हुए, मतलब इट कुड बी मोर अडेप्टेड टू द एनवायरनमेंट, पॉसिबल है. तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है बढ़ने, है ना. ऐसे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोस्टली, और इट इज मोस्टली क्या, हमेशा ही यूनिपेरेंटल. यूनिपेरेंटल मतलब एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एंड इट्स अ फास्टर प्रोसेस कंपेयर्ड टू सेक्सुअल. ऐसा नहीं कि ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, बस ये थोड़ा कंपेरेटिवली सिंपलर और फास्टर है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएबिलिटी उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और ए सेक्सुअल में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती. बट कभी कभार इट्स गुड फॉर अस, है ना. अब आप अपने पास एक प्लांट लाते हो, हाइब्रिड प्लांट, आप उसको वेजिटेटिवली ही प्रोपोगेट करते हो, बस ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करा रहे हो, है ना. आप उससे नहीं करवा रहे हो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, हमारे लिए अच्छा है. बट प्लांट के लिए, ठीक है. अच्छा, नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बाइनरी फिजन, एक सेल दो में डिवाइड कर जाता है. ठीक है, आपने देखा है इसको अमीबा में, आपने देखा है इसको बैक्टीरिया में. सो नॉर्मल बाइनरी फिजन, देयर आर थ्री टाइप्स. ठीक है, वन इज सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसवर्स. ठीक है, जैसे अमीबा यू हैव सीन, इट काइंड ऑफ जस्ट डिवाइड्स इनटू टू, इक्वल डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ, और आप नहीं बता सकते कि अब इन दोनों सेल में से पेरेंट सेल कौन सा था. सो द पेरेंट लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस और लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी, है ना. आप नहीं बता सकते ना, अमीबा के अंदर जब दोनों अमीबा डिवाइड होते हैं तो दो डॉटर अमीबे जो बनते हैं, उसमें से कौन सा पेरेंट है और कौन सा एग्जैक्टली नया बना हुआ है, हाउ डू आई नो, मुझे नहीं पता. सिंपल बाइनरी फिजन. ऐसे लॉन्गिट्यूडनल में यूग्लिना ऐसे खुल जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, एंड ट्रांसवर्स इज व्हेन इट गोज फ्रॉम बीच में से, जैसे ट्रांसवर्स में आएगा डायटम्स का एग्जाम्पल, ट्रांसवर्स में आएगा पैरामीशियम का एग्जाम्पल. ठीक है, ये हुई बाइनरी फिजन की बात. बडिंग, या ये बहुत ना बचपन में से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, फोर्थ फिफ्थ से पढ़ते आ रहे हो, पता नहीं फिफ्थ में आ गया था शायद, है ना, फिफ्थ सिक्स से पढ़ते आ रहे हो. सो बडिंग के अंदर वी हैव एग्जाम्पल ऑफ ईस्ट एंड हाइड्रा. अब हाउ इज बडिंग डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फिजन? बडिंग के अंदर ऐसे आपको देखो, एक यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, मेन पेरेंट ऐसे दिखता है और उसमें एक छोटा सा बड इधर बनता है ना. तो आप बता सकते हो कि ये पेरेंट है और ये डॉटर है या न्यूली फॉर्म्ड है.
है ना. सो देयर इज अनइक्वल डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म. दोनों साइटोप्लाज्म अलग अलग है ना. सो देयर इज अनइक्वल डिविजन. पेरेंट के पास ज्यादा साइटोप्लाज्म रहा है, नए वाले बने हुए के पास छोटा और कम साइटोप्लाज्म गया. ठीक. वन, देयर इज अनइक्वल डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस आई कैन सी पेरेंटल आइडेंटिटी. आई कैन सी द पेरेंट कौन सा है. ठीक है. सो पेरेंटल आइडेंटिटी इज नॉट लॉस्ट इन बडिंग बट इज लॉस्ट इन बाइनरी फिशन. सिंपल एज दैट. फिर आता है फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन ज्यादातर आपको फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, जैसे स्पाइरोगाइरा. ठीक है. जैसे फंगस लेंथ में है, फिलामेंट जैसा है, टूट गया बीच में से, अब दोनों अलग अलग जैसे एक्ट कर रहा है. बिग डील. अलग एक्टिंग एज टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. रीजेनरेशन प्लेनेरिया बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल. प्लेनेरिया इज जैसे वो दो में डिवाइड, जैसे बीच में से टूट गया, दो पार्ट अलग अलग हो गए, दोनों पार्ट पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे. दे विल फॉर्म द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन रीजनरेशन. ठीक है. वैसे रीजनरेशन अलग तरीके का भी होता है, जैसे इन योर स्टारफिश एंड इन योर लिजर्ड्स टेल, वो बस बॉडी पार्ट बना रहे हैं. वो जो बॉडी पार्ट टूट के अलग हुआ था वो पूरा का पूरा नहीं बना रहा है. ठीक है. सो रीजनरेशन इज अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन फ्रैगमेंटेशन, है ना. उससे थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फ्रैगमेंटेशन से. लेकिन फ्रैगमेंटेशन, आप ये चीज ध्यान रखो, इट इज मोस्टली फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स में, और रीजनरेशन हमारा एग्जाम्पल आपका प्लेनेरिया. ठीक है. ऑर्गेनिजम्स दो तीन पार्ट में अगर टूटता है तो अपना अपना इंडिविजुअली हर पार्ट एक ऑर्गेनिज्म बना देता है. अब रिप्रोडक्शन को फंडामेंटल फीचर क्यों बोलते हैं? व्हाई इज इट नॉट कंप्लीटली डिफाइनिंग? क्योंकि एक्सेप्शन है. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, है ना. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. जैसे कि मेल हनी बी, ड्रोन. दिस ड्रोन इज स्टेराइल, इनफर्टाइल है. ऐसे ही इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इनफर्टाइल humans, organisms like mule, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स लिविंग है ना. दे आर लिविंग बट दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग. सो हेंस रिप्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल फीचर. अब आती है बात, अगर मैं ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों को साथ कंसिडर करूं तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. जैसे आपके पास एक बैक्टीरिया, ठीक है, ये एक से हो गया दो, ये दो से हो गए चार, ये चार से हो गए आठ. तो ये बढ़ता जा रहा है, ये नंबर में भी बढ़ रहा है. तो देयर इज ग्रोथ एज वेल एज दिस इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना. सो हम ये कहते हैं दैट इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल का बना हुआ है, ठीक है, उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स है. ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन योर. ठीक. लेकिन ये चीज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ट्रू नहीं है. वहां पे सेल का नंबर इंक्रीज होना जरूरी नहीं है रिप्रोडक्शन हो. सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट द सेम थिंग इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. हेंस इट इज एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. दोनों अलग चीजें. ठीक है. थर्ड फीचर पे आता है मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म विच इज अ डिफाइनिंग फीचर. ये क्या चीज है? मेटाबॉलिज्म दो चीजों का बना हुआ, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म इज किसी चीज का सिंथेसिस, ठीक है, किसी भी चीज का सिंथेसिस. कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन. आप कट कर रहे हो किसी चीज को, कोई चीज बन रही है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें टूट के छोटी चीज बन रही है, या छोटी चीजों को मिला के, सिंपल कंपाउंड्स को मिला के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कंपाउंड बनाया जा रहा है. दिस इज ऑल काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड.
है ना. जैसे आप मान लो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आपस में देखोगे तो काइंड ऑफ सिंथेसिस और ब्रेकडाउन का ही प्रोसेस है ना. अब ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं. एवरी रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड अ सेल. अगर मैं मेटाबॉलिज्म बोलना चाहूँ तो मैं एक सेल की रिक्वायरमेंट तो मिनिमम रखती हूँ. इस सेल में जो रिएक्शंस हो रहे हैं सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन. सो फॉर मेटाबॉलिज्म टू अकर मतलब ये सिंथेसिस और ब्रेकडाउन की कहानी आपस में जुड़ के विच इज गिविंग राइज टू अ वेरी मैजिकल कनेक्टेड थिंग एंड दैट इज कॉल्ड लाइफ. है ना. जब ये आपस में इंटरकनेक्टेड इतना खतरनाक तरीके से है ये एक सेल में है. सो बेसिक रिक्वायरमेंट आई नीड इज सेल एंड दैट इज कॉल्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. एक सेल का होना जरूरी है फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिज्म टू बी टेकिंग प्लेस. अब देखो आप मान लो मैं एक नॉर्मल फोटोसिंथेसिस लेती हूँ और उसको टेस्ट ट्यूब में करा देती हूँ. बिल्कुल ठीक है. फोटोसिंथेसिस इज अ लिविंग रिएक्शन क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है लिविंग रिएक्शन. लेकिन क्या आपका टेस्ट ट्यूब अब एक प्लांट सेल बन गया? क्या आपका टेस्ट ट्यूब अब लिविंग हो गया? नो. राइट. सो दिस इज व्हाट मेटाबॉलिज्म इज अबाउट. नो लिविंग थिंग विल हैव मेटाबॉलिज्म इन इट. ठीक है. no living thing is going to have metabolism in it, but all sorry no non-living thing is going to have metabolism in it, but all living organisms have metabolism existing. So metabolism का कोई exception नहीं. तो ये हो गया एक defining feature. For metabolism occurring in a cell आपको life की existence के लिए minimum requirement is a cell, and that is why cellular organization is also a defining feature. This is also a defining. ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब बार बार ना आप लोगों के दिमाग में एक एक बहुत ज़्यादा कॉमन सा एग्जाम्पल आ रहा होगा एंड दैट इज वायरसेस. लेट्स कीप वायरसेस मतलब अ लिटिल असाइड. और वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है और कितना है ना ऐसे नोटोरियस है वायरस एज एन ऑर्गेनिज्म और एज अ थिंग. वी नो दिस ईयर बहुत अच्छे से, है ना. तो वायरसेस वाला जो पॉइंट है वो हम थोड़ा छोड़ते हैं फॉर बायो क्लासिफिकेशन. वहाँ पे अच्छे से डिटेल में उसको उठाएंगे और ये सारे पॉइंट्स हम वहाँ डिस्कस करेंगे. ठीक. कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस इज अगेन अ डिफाइनिंग फीचर. वैसे इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है. मतलब हाउ डू यू डिफाइन कॉन्शियसनेस? सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर. ठीक है. टू एक्चुअली स्टडी इट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. बट अगर सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर इसको रखें ना तो इट इज़ नथिंग बट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. आप अपने एनवायरनमेंट को बस रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ये कॉन्शियसनेस है. जैसे मान लो आपके घर में पेट है. यू हैव अ डॉग और अ कैट और अ गिनी पिग और समथिंग समथिंग. ठीक है. वो ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं. आप बुलाओगे तो आ जाएंगे. ठीक है. भूख लगी है तो खाने वाली जगह पे, घूमने जाना है तो गेट के पास. ठीक है. सो दे आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस. गर्मी लग रही है एसी वाले रूम में बैठ गए. ये सारी चीज़ें क्या हो रही है? दीज आर ऑल नथिंग बट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. ये तो फिर भी बड़े ऑर्गेनिज्म हो गए. आप एक छोटा सेल लो, आप अमीबा लो. ठीक है. अमीबा के एनवायरनमेंट में या उसके आसपास आपने एक फूड पार्टिकल रखा. दिस अमीबा विल गो एंड ईट इट, इनगल्फ कर लेगा उसको. वहीं आप टॉक्सिन रखो, ये पास भी नहीं आएगा, ये दूर जाएगा. तो ये क्या कर रहा है? वॉट इज इट डूइंग? इट इज रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अभी जब ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस. अगर कोई चीज स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रही है, उसके अगेंस्ट कोई भी रिएक्शन शो कर रही है, आपकी टेबल नहीं करती ना, चेयर अपने आप नहीं करती. ठीक है. पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है तब तक. ठीक है. सो दैट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग अगेन. सो दिस इज what it is a very obvious point. I am responding to the stimulus and I am alive. बहुत ऑब्वियस पॉइंट है. लेकिन एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस है क्या, थोड़ा सा मुश्किल है उसको डिफाइन करना. सो इट इज टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड. वी कैन नॉट एक्चुअली से कॉन्शियसनेस या कुछ ऐसे सी हो जाती है बात. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बोलते हो तो मस्त दिख रहा है. कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड ऑल दीज थिंग्स आर लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड.
ठीक है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारा है, थोड़ा सा इट गेट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड देयर। अब एनसीईआरटी दो पॉइंट बोलती है और वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स इन कोमा, आर दे लिविंग और डेड? जब कोई पेशेंट कोमा में है, वो ब्रेन डेड है और आपने उसको आर्टिफिशियली जिंदा रखा हुआ, मशीन्स वगैरह की हेल्प से, एक एक्सटर्नल हेल्प से आपने उसको जिंदा रखा, ठीक है। पॉइंट आता है कि कोमा के एंड पे क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एंड ऑफ कोमा। अगर कोमा के एंड में वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाता है, सो इट इज नोन एज लिविंग, ठीक है। और अगर वो पेशेंट सरवाइव नहीं करता है तो डेड, ठीक। हम पेशेंट इन कोमा को डिफाइन ही नहीं कर रहे, वी आर सेइंग इट इज ब्रेन डेड एंड इट इज एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। उस कंडीशन का एंड क्या होता है उस पे डिपेंडेंट है इस चीज का आंसर। इफ एट द एंड ऑफ कोमा patient comes back to life, living. If does not come back to life, dead. ठीक। अगली बात, are all living organisms self conscious? अब सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस इज बीइंग अवेयर अबाउट योर सेल्फ। आप अपने बारे में अवेयर हो, जैसे यू केयर कि आप कैसे बैठ रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, है ना। यू हैव समवेयर एन आइडिया कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। योर पेट डज नॉट केयर कि वो कैसा दिख रहा है, यू केयर कि वो कैसा दिख रहा है, राइट। सो देर इज ऑलवेज अ सेल्फ अवेयरनेस दैट यू हैव। Self consciousness is self awareness that is only and only present in human beings. So ये सिर्फ humans का defining feature है, सारे organisms का नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए is self consciousness a defining feature for all living organisms? No, big no. But is consciousness a defining feature for all organisms? Yes. Yes. ठीक है, कोई भी नॉन लिविंग चीज कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगी और कोई भी लिविंग चीज ऐसा एक्सेप्शन हमारे पास नहीं है जो कॉन्शियसनेस शो ना करता हो। बढ़िया बात, बिल्कुल बढ़िया बात। अब ये सारी कहानी कैसे आ रही है? हमने देखा एक सिंगल सेल भी ये सारे पैरामीटर्स काइंड ऑफ शो करता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी सब कुछ शो कर रहा है ना। अब पॉइंट ये है कि ये सारे लिविंग फिनोमिनास क्या एक बहुत सिंपल एंटिटी है? नो, दीज लिविंग फिनोमिनास आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। मतलब ये एक दूसरे में से निकल के आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपके जो सेल का काम है, जो आपका सेल काम कर रहा है, इज अ रिजल्ट ऑफ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है, उसका क्लोरोप्लास्ट क्या काम कर रहा है, ईआर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में क्या काम हो रहा है, उसके ऑर्गेनलीज जो काम कर रहे हैं मिलजुल के एक फाइनल प्रोडक्ट देते हैं जो सेल काम कर रहा है। सिंपल। अब जो टिश्यू काम करता है, एक टिश्यू का जो फंक्शन है, comes out as a product of all the cells working on their own. तो जो प्रॉपर्टी एक टिश्यू की है जरूरी नहीं है कि आपको हर इंडिविजुअल सेल में मिलेगी, ठीक है। जो प्रॉपर्टी एक सेल ऑर्गेनेली की है जरूरी नहीं है वो पूरे सेल की हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का काम एनर्जी बनाना है तो जरूरी नहीं है कि पूरे सेल का काम एनर्जी ही बनाना हो सकता है सेल कुछ और काम कर रहा हो, इट कुड जस्ट बी अ बैरियर, है ना। हो सकता है उसमें गोल्जी का ज़्यादा रोल हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मेरे को एटीपी नहीं चाहिए और मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बिना रह जाऊंगी, ठीक है। ऑर्गन की प्रॉपर्टी is due to interactions of different tissue that you see the final function of an organ. Different organs interact to give organ system का रोल और फाइनली पूरा ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर replicating or self replicating
इंटरैक्टिव एंड इवॉल्विंग, धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि वी ऑल शेयर सम जेनेटिक मटेरियल टू वेरिंग डिग्रीज। आप सिंपल सा पॉइंट लो, आप लोगों ने सुना होगा राइबोसोम्स, 70 राइबोसोम्स, है ना, प्रोटीन मशीन। वही राइबोसोम्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी है, और उससे मिलता जुलता बहुत सिमिलर सारे आपके पास एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी है। और कुछ नहीं तो सब हटाओ, एक बैक्टीरिया को ब्रीद करने के लिए उसको रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, रेस्पिरेशन हमें भी करना पड़ रहा है सेल्यूलर लेवल पे। उसको भी चाहिए एक ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज ब्रेक कर दे, और मुझे भी चाहिए एक ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज ब्रेक कर दे। ठीक है, दोनों के पास सेम एंजाइम है, दोनों के पास सेम एंजाइम है, मतलब एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के लिए कोड हमारे जेनेटिक मटेरियल में होता है। बढ़िया, बढ़िया। तो कहीं ना कहीं इस एंजाइम का कोड तो हम दोनों के बीच कॉमन हो गया। ठीक है, सो फ्रॉम अ प्रोकैरियोटिक सेल, फ्रॉम अ बैक्टीरिया टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम कहीं ना कहीं सारे एक दूसरे से कुछ कुछ डिग्री तक रिलेटेड है। वी हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कितना सिंपल, ऊपर ऊपर। ठीक है, अब लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं। हमने लिविंग वर्ल्ड में लिविंग को तो डिफाइन कर दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होल लिविंग वर्ल्ड। जब मैं पूरे लिविंग वर्ल्ड की बात करती हूँ बच्चे, सो आई गेट व्हाट? आई गेट आई गेट होल डाइवर्सिटी, लिविंग डाइवर्सिटी, वेरिएशन है, लिविंग का वेरिएशन जो एग्जिस्ट करता है। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ने कहा कि नियरली 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं अर्थ पे। इमेजिन ये कितने हैं। ठीक है, इमेजिन अगर आपको इसको पढ़ना पड़ जाए, इंडियन टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो ये अराउंड हो जाएगा 17 टू 18 लाख स्पीशीज। इमेजिन, पढ़ तो लें, लेकिन कैसे? सो वी हैव अ प्रॉपर रूल एंड प्रोसेस टू गो थ्रू। ठीक है, हर चीज का एक पैटर्न बनाना जरूरी है ताकि हर कोई उसको उसी तरीके से पढ़े, है ना। कुछ अलग तरीके से पढ़ना, यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम, बट एटलीस्ट एक एक रूल, एक गाइडलाइन तो होना चाहिए। ठीक, नाउ विल कम टू दैट पर्टिकुलर गाइडलाइन एंड दैट इज कॉल्ड डिंक और सिंक। ठीक है, जो पहला वाला है डी हियर, इट रिप्रेजेंट्स, वेयर आर यू सर? हाँ, सो डी हियर रिप्रेजेंट्स डिस्क्रिप्शन, या आप इसको डिस्क्रिप्शन, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन। दूसरा आई रिप्रेजेंट्स आइडेंटिफिकेशन, ओके, आइडेंटिफिकेशन। एन रिप्रेजेंट्स नॉमेनक्लेचर, नेमिंग, एक साइंटिफिक तरीके से नेमिंग, नॉमेनक्लेचर। एंड द लास्ट इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, ये वैसे ही हो गया जैसे आप मान लो कि आप एक नए स्कूल में गए या एक नई क्लास में गए। ठीक, आप अंदर जाते हो क्लास में, आप कुछ लोगों को देखते हो और अपनी प्रायर नॉलेज से, जो आपके पास ऑलरेडी दिमाग में है, उसको यूज करके आप देखते हो कि हाँ, ये बच्चा बड़ा पढ़ाकू दिख रहा है। ठीक है, ये दूसरा वाला बच्चा बड़ा शैतान दिख रहा है, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। कैसे किया आपने ये? यू हैव सम इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड, जो आपका ब्रेन अपने आप कंपेयर कर रहा है, आपने बोला नहीं उसको करने को, वो खुद ब खुद किया। ठीक है, सो वन थिंग विच हैपन्स काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिवली, और आप कह सकते हो साइमल्टेनियसली, नॉट ऑल्टरनेटिवली, साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही आइडेंटिफिकेशन। और आइडेंटिफिकेशन होते टाइम क्या हो रहा है, आप अपने आप उस इंसान का डिस्क्रिप्शन अपने दिमाग में ले जा रहे हो, हाइट, टॉल है, शॉर्ट है। ठीक है, तो वो हो जाता है डिस्क्रिप्शन। ठीक, ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होती हैं, लेकिन ज्यादातर बुक्स में आपको आइडेंटिफिकेशन एज द फर्स्ट स्टेप दिया होता है।
आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कि वन ऑफ दोज मेथड्स और फ्यू ऑफ दोज मेथड्स आर गिवन एट द बैक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड. टैक्सोनॉमिकल एड्स हम लास्ट में करेंगे, तो वो आइडेंटिफिकेशन में बड़ी हेल्प करते हैं. आइडेंटिफिकेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन मैंने और लिख लिया कि हाँ थोड़ा बहुत मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बारे में ये रही सारी कहानी, सब पता कर लिया मैंने. अब आपको जो उस पूरी क्लास में आप जिसमें एंटर किए थे, आपको कोई ना कोई इंसान ऐसा लगा होगा जिससे आप जाके बात कर सकते हो, है ना. आपने आइडेंटिफाई कर लिया उस इंसान को, हाँ इससे मैं बात कर सकता हूँ. उस इंसान से जाके आप अपना नाम बताओगे, उसका नाम पूछोगे, नॉमेनक्लेचर, एंड आफ्टर सम टाइम बेस्ड ऑन ऑल योर इन्फॉर्मेशन आप अब इस ऑर्गेनिज्म को, आप इस इंसान को अपनी लाइफ में क्लासीफाई करोगे. कैसे क्लासीफाई करोगे? ये इंसान मेरे को बात करने में मत लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसके साथ क्लास में बैठना है, नहीं बैठना है, ये अच्छा दोस्त है या ये सिर्फ नोट्स लेने का काम आएगा एग्जाम से पहले. क्लासीफाई किया, वही काम हमें भी करना है. सो डिंग इज डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, जिसमें हम नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाएंगे एंड देन क्लासिफिकेशन. क्योंकि आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना और डिस्क्रिप्शन उसका लिखना, इज काइंड ऑफ अ वेरी बेसिक थिंग. आइडेंटिफिकेशन वाले पोर्शंस पे लास्ट में आता है. ठीक है. अगर आपसे कोई पूछ ले इन चारों प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, yes description identification kind of goes hand in hand, but आप कह सकते हो identification will be the first one. ठीक है. now ICBN, ICZN, ये कुछ दो ऐसे कोड्स हैं, और भी हैं हम नाम पढ़ेंगे. इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं फॉर नॉमेनक्लेचर. मतलब नेमिंग जो हम दे रहे हैं उसका कुछ तरीका होना चाहिए ना. ऐसे थोड़ी आप खुद देखो आपकी क्लास में सेम नाम के कितने लोग होते हैं, राहुल नाम के कितने लोग हैं. सो देयर शुड बी स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन ताकि कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. सो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN. एक बहुत डिफरेंस मेजर वाला बताती हूँ आपको, वो होता है इसमें बेटा टोटोनिम. टोटोनिम ये तो अलाउ नहीं करता, लेकिन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर अलाउ करता है. अब व्हाट इज टोटोनिम? टोटोनिम हो गया जैसे कि रैटिस, 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 रैट का, गोरिल्ला, गोरिल्ला, नाजा, नाजा, ये सारे क्या है? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. उन्होंने तो अलाउ कर दिया, लेकिन बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ये रिपीटिशन अलाउ नहीं करता, ये रिपीट करना वो अलाउ नहीं करता. ठीक है, बढ़िया. ICNB, दैट इज नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया. ठीक. एंड ICNCP इज फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिंजल का नाम किसने दिया होगा, ब्रिंजल का नाम कौन देगा? सोलेनम मेलॉन्जना कल्टिवेटेड प्लांट्स वाले ने दिया या बोटानिकल नॉमेनक्लेचर वाले ने दिया? बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है. कल्टिवेटेड प्लांट्स, कल्टिवेटेड प्लांट्स वाले ज़्यादातर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स, ज़्यादातर कुछ आप कह सकते हो वैराइटीज़ या सब स्पीशीज़ वगैरह लेवल पे ज़्यादा देते हैं ध्यान, कंपेयर टू द वन विच इज़ स्टार्टिंग. सो आपसे अगर किसी ने पूछा कि ब्रिंजल का नाम, टोमेटो, पोटैटो, इनका नाम कौन देता है? बोटानिकल नॉमेनक्लेचर देता है. ठीक है. ओके, ICBN देता है. अब आते हैं नॉमेनक्लेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट वील डू टुडे. इसको फटाफट देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एंड सुपर डुपर इंपॉर्टेंट. ठीक, चलो रेडी बच्चा पीपल, लेट्स गो. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज प्रपोज्ड बाय कैस्पर बोहीम. इन अंकल का नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिया हुआ है. कहीं पे कैस्पर बोलते हैं, कहीं पे गैस्पर्ड बोलते हैं, कहीं पे कुछ तो है. सारे अंकल सेम है. ठीक. अब इन्होंने अपनी बुक पब्लिकेशन पिनाक्स में मेंशन किया कि एक काम करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म को दो नाम देते हैं, मतलब दो दो वर्ड का होना चाहिए नाम. इतना बोला, बस खत्म बात. अब कार्लस लिनियस को बोला वाह ये आया मजा. सो कार्लस लिनियस इन अराउंड 1751 was also known as the father of taxonomy. उन्होंने सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसे ये चीज की जा सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दी. So 1751 में he described binomial nomenclature.
क्या डिस्क्राइब किया? एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं मैंजिफेरा इंडिका का, ठीक है? अब मैंजिफेरा इंडिका, जैसे आप पहली चीज, ओके, फर्स्ट लैटिन लैंग्वेज, और आप लैटिनाइज करो उसको, और इट शुड बी लैटिनाइज्ड। मतलब क्या है? और वाई लैटिन लैंग्वेज? इंग्लिश क्यों नहीं, चाइनीज क्यों नहीं, संस्कृत क्यों नहीं? बस इसीलिए। सोचते क्या आया दिमाग में? चाइनीज, संस्कृत या कुछ और होता, इंग्लिश होता तो लड़ाई हो जानी थी, है ना? मेरा वाला क्यों नहीं, मेरा वाला क्यों नहीं, मेरा क्यों नहीं, ये नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी। तो हमें क्या किया? ऐसा लैंग्वेज विच इज अ डेड लैंग्वेज, इट इज नाइदर स्पोकन एनीवेयर नॉर रिटन। तो दो चीजें होती है, एक तो चांसेस ऑफ लड़ाई बिटवीन पीपल गोज डाउन, दूसरा ये इवॉल्व नहीं करेगा। जैसे आप इंग्लिश को देखो, बोली जाती है तो नए नए वर्ड्स ऐड होते रहते हैं, है ना? तो वी आर काइंड ऑफ इवॉल्विंग द लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज ना कोई बोल रहा है ना कोई लिख रहा है, एब्सोल्युटली डेड, नो इवोल्यूशन देयर, ठीक? तीसरा मेन रीजन इज मैक्सिमम ऑफ द वर्क दैट वाज ऑलरेडी डन, वो साइंटिफिक वर्क जो था वो ज्यादातर लैटिन में हो रखा था, तो उसको वैसे के वैसे ही रख देंगे, सिंपल। मेन रीजन हमने क्यों नहीं चेंज किया बाद में इज बिकॉज इट्स अ डेड लैंग्वेज। अब आता है बात, कितने वर्ड है इसमें? दो, ठीक? एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे आपका नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम कोमल यादव, कोमल विल बी जीनस, यादव विल बी स्पेसिफिक एपिथेट। ऐसे मैंजिफेरा इंडिका, मैंजिफेरा जीनस, इंडिका इज, अरे इसका आई छोटा करो, इंडिका इज, इंडिका विल बी स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक? अब स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज, ये एक स्पीशीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक? जीनस आपको कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन बताता है उसकी, ठीक है? तो जीनस इज द फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। अब दोनों या तो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, when printed they are in italics, or they are separately underlined when handwritten। तो जब आप लिखोगे ना, जैसे आपने ऐसे लिखा मैंजिफेरा इंडिका, तो आप सेम लाइन नहीं लोगे, आप इन दोनों को अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, ठीक है? दे आर सेपरेटली अंडरलाइन। सेकेंड पॉइंट, ये चीज यार वहां पे भी करेक्ट किया मैंने, यहाँ पे देखो मैंजिफेरा में जो जीनस का पहला अल्फाबेट है ये कैपिटल्स में है, हिम इज कैपिटल, this should be small। specific epithet का पहला अल्फाबेट should be लोअर केस, वहीं मैंजिफेरा इंडिका जो जीनस है उसका पहला अल्फाबेट अपर केस कैपिटल्स में हो, ठीक? ये नाम दिया था लीनियस ने। तो इन दोनों के अलावा there could also be author's name, LINN डॉट, डॉट मतलब मैंने वो छोटा कर दिया, एब्रीविएट कर दिया, है ना? तो नॉर्मल एल लिख के भी डॉट लिख सकते हैं, या एल डॉट एन एन, सॉरी LINN डॉट, रिप्रेजेंटिंग साइंटिस्ट का नाम लीनियस। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बच्चों, मैंजिफेरा इंडिका को तो या तो आप इटैलिक्स में करोगे, आप टाइप कर रहे हो, या आप सेपरेटली अंडरलाइन करोगे। ऑथर का नाम, साइंटिस्ट का नाम ना तो इटैलिक्स में जाएगा और ना ही अंडरलाइन होगा, इट रिमेन्स नॉर्मल इन रोमन, जो हम लिखते हैं नॉर्मल वैसे रहेगा, ठीक है? अच्छा, ऐसा नहीं है, ये चीज मत करना कि आप साइंटिफिक नेम आप इटैलिक्स में लिख दो, ऐसा ना हो ना कि आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी स्लांट कर दी, मैम इटैलिक्स में लिख दिया, टाइप हो रहा है तो इटैलिक्स में होगा, ऐसे टेढ़ा स्लांटेड। लेकिन आप जब लिखोगे, चाहे आप उसको लिटा दो पूरा, लेकिन आपको फिर भी उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है? सो अ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नेम कंटेन्स जीनस, specific epithet and the author's name. These two are Latinized and these two are italicized when typed और separately underlined when handwritten। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं ना इसको हम अंडरलाइन करते हैं, ठीक? प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, ये एक रूल है जो कहता है जिसने पहले काम सही किया उस नाम को ले लेंगे। आप इंडिया में बैठे हो, आपका कोई फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, दोनों साइंटिस्ट लोग, ठीक? दोनों ने एक ही टाइम पे
ऑलमोस्ट आसपास। एक पेड़ ढूंढा, आपने बोला यार मुझे एक नया पेड़ मिला है, वाह यार उसका नाम रख दिया मैंने, ओके। उसने बोला हाँ यार मुझे भी मिला, एकदम मस्त नाम रखा है हमने भैया, ठीक, बढ़िया बात। बाद में पता चला आप दोनों ने एक ही पेड़ का नाम रख दिया अलग अलग। तो अब किसको प्रायोरिटी दी जाए? जिसने करेक्टली पहली बार नाम दिया, करेक्ट नेम एट द फर्स्ट गो, ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। Scientist who gives the correct name by following all rules and regulations first will be given priority, and that is called principle of priority. ठीक है? This brings us to the end of the class. आज का सेशन एक बार फटाफट से मैं एक बार आपको दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर आपको प्रॉपर सब्सक्रिप्शंस लेने हैं ऑफ क्लास कोर्सेज तो क्या करना है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल इट। आप इंस्टॉल करते हो, उसमें प्लस होगा साइड में, ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्लस पे जाओ, उसमें यूजी नीड सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन। वहाँ 2 ऑप्शंस हैं, ऑफ 12 मंथ्स एज वेल एज 24 मंथ्स। सब्सक्राइब करो, यूज योर कूपन कोड कोमल लाइव, एंड देन फाइनली गो एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। ठीक है, आप सब्सक्राइब करो, यू विल ऑल्सो गेट योर डाउन। आज का जो नोट्स हैं वो सारे नीचे आपको मिल जाएंगे डाउनलोड फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में। आप डाउनलोड करो, हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड दिस इज योर रेफरल कोड। आप यूज कर सकते हो इस कोड को, दिस इज योर ये हैशटैग कोड कोमल लाइफ। ठीक है, तो आपको सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ मिल जाएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सेम प्लेस, वी विल सी यू एट दिस प्लेस। सारे आपको टीचर्स मस्त आराम से सब कुछ जो पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे, जो आपके रिक्वायरमेंट है वी विल गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऑल वी वांट इज कि आपको जितना आसानी से टॉपिक समझ में आ जाए उतना बेटर। नेवर फॉरगेट एनसीईआरटी, नेवर फॉरगेट एनसीईआरटी, क्लास से पहले क्लास के बाद। ठीक है, क्लास में बस यहाँ पर ध्यान दे दो और वहाँ जाके आप अपना एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा दो, मोर देन इनफ। बायो में तो बस बेस्ट चीज़ है, इससे ऊपर आपको कुछ करना ही नहीं। ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम पीपल, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग द वीडियोज, बाय, टेक केयर।